तो अब देखो ये HIV वाला क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके अंदर रैंडम वेरिएबल पे चलेंगे हम, और जो है क्या कहते हैं ये वाले अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, इसके अंदर ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं इस पर नहीं करा रहा आपको, इसमें सारे क्वेश्चन है, आप ना टेलीग्राम पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सुनील गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी। एक ही शॉर्ट में ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी, और अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पूरा देखना, और उसके बाद मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये सैम्पल स्पेस, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बस आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि सर मेरी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का अगर मैं कुछ निकाल रहा हूँ तो वो मेरे पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप ये सब चीज़ इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, ठीक है। और एक आपको पता होना चाहिए कि सर किसी भी अगर मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो उनका मेरे पास क्या होता है, सर लेस देन इक्वल्स टू 1 के इक्वल में वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होती है। इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सैम्पल स्पेस क्या होता है। सर सैम्पल स्पेस जो होता है ना, वो ना ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है, ठीक है। उसमें हम बचपन में आउटकम्स बोलते थे, अब इसमें सैम्पल स्पेस बोलते हैं बस। तो जैसे कि मैंने 2 कॉइन टॉस करे, मैंने क्या करे, 2 कॉइन टॉस करे, अगर मैंने 2 कॉइन टॉस करे तो उसके मेरे पास आने की चांसेस कितने हैं। एक तो सर हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है, और अगर मैं इनको एक सेट में रख दूं तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन जाता है, सैम्पल स्पेस। ऐसी एक डाई रोल करा मैंने, तो उसको डाई को रोल करा तो उसके सैम्पल स्पेस में मेरे पास कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस में यही होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट डिनोटेड बाय एस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आपके होते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक सिक्का उछाल दिया और एक डाई रोल कर दिया, तो उसके सैम्पल स्पेस मेरे पास क्या बनेंगे कि उसके सैम्पल स्पेस बनेंगे, सर हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, ऐसे 6 भी आ सकता है हेड के साथ, ऐसे टेल के साथ आ सकते हैं। तो उसका सैम्पल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। ईच एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। ये आपको पता होना चाहिए कि सर सैम्पल स्पेस के हर एक पॉइंट को, जैसे हेड के साथ 1 आया तो H1 आपने लिखा तो वो एक सैम्पल पॉइंट हो गया, ठीक है। इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कोई एक इवेंट हो गया, ये तो पूरा सैम्पल स्पेस था, फंक्शन है ये। और ये क्या है, इवेंट। जैसे कि फंक्शन मैंने कर दिया कि सर एक कोई भी इवेंट हुआ मेरे पास, वो फंक्शन है, मैंने एक डाई रोल कर दिया तो उसका सबसेट मेरे पास क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस ये बनेगा, ठीक है। और इसी में मैंने एक इवेंट दे दिया P E1, और वो इवेंट मैंने क्या दे दिया कि सर इसमें से इवन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इवन नंबर। तो आप कहोगे सर इवन नंबर तो इसमें 2 है, 4 है और 6 है, यानी 3 मेरे पास आ सकते हैं आउट ऑफ कितना, 6। तो ये मेरे पास इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यानी इवेंट इवन मेरे पास क्या हुआ कि चांसेस कितने हैं इवन नंबर आने के, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी मैं एक तरीके से कह सकता हूँ सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है इवेंट, ठीक है। सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि एक मैंने डाई रोल करा, ठीक है, और मैंने एक P1 दे दिया कि सर इवन आने की पॉसिबिलिटी, और एक मैं दे दूं P2, इसमें मैं बोल दूं कि सर ऑड आउटकम्स जो होंगे वो होंगे, ऑड आउटकम्स होंगे, या प्राइम की दे दो, कुछ भी दे दो आप। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हो, अगर मैं E1 का इंटरसेक्शन करता हूँ E2 के साथ, तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो 5 आएगा। क्यों, क्योंकि ऑड में और इवन में कुछ भी कॉमन मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो वो तो मेरे पास 5 के इक्वल आ गया ना, समझ रहे हो ना मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास 5 के इक्वल आ गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये होते हैं कि सर इवेंट्स A एंड B आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लग रही होगी, बस आप इसको ये ध्यान रखो कि कोई भी 2 इवेंट्स ऐसे जिनका इंटरसेक्शन करने पर 5 आ जाए, तो आपके पास क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है,
ठीक है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं सेट ऑफ इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस सच दैट वन ऑफ देम मस्ट अकर व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि दोनों का अगर मैं इवेंट का करूं, दोनों का, तो उनके यूनियन आ जाए, मतलब उन दोनों को यूनियन करने के बाद ये आ जाए। जैसे कि मैंने इसका ऑड लिया था और इसका इवन लिया था, तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर दूं, यूनियन A2 कर दूं, तो मेरे पास वापसी A आ जाएगा ना। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ना सर, एक कोई इवेंट हो चुका है, एक कोई इवेंट हो चुका है और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरा इवेंट फाइंड कर रहे हैं। देखो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट गिवन दैट एफ जो है ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, मतलब कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब हम क्या निकालते हैं सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि एफ हो चुका है उसकी उस पर कंडीशन पे, मतलब कंडीशन लगा दी। एक कंडीशन का मतलब कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि ना भाई आप 100 मार्क्स लाओ तो मैं आपको आईफोन दूंगा, है ना। तो मैंने ये कंडीशन लगा दी कि भाई आपने जैसे ही 100 मार्क्स आप लाए तो मैं आपको क्या दे दूंगा? आईफोन दे दूंगा। तो ये कंडीशन आ गई ना, यहाँ पे एक कंडीशन वाली बात हो गई। तो यहाँ पे ये सारी बात यही होती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि एक कोई इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि एफ जो ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ना किसी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, एक कॉइन कोई टॉस हुआ है, 2 बार टॉस हुआ है वो। ठीक है, और उसका सैंपल स्पेस मेरे पास क्या बनेगा? तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा सर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें यहाँ पे क्या कर दूँ कि सर कोई एक इवेंट E1 हो गया और एक कोई इवेंट E2 हो गया। ठीक है, और इनमें बोल दिया कि सर प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड और ये है एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो मेरे पास E1 में जो है, E1 में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कम से कम एक हेड आए, और एक हेड आ रहा है, 2 हेड आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला और ये वाला हो जाएगा, यानी HT, HH और TH। समझ गए? और इसका मेरे पास क्या आ जाएगा? E2 की ये मेरे पास आ जाएगी एटलीस्ट 1 टेल। तो HT, TH और TT ये आ गई मेरे पास E1 और E2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि ना सर जो है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, मतलब E1 के रिस्पेक्ट में E2 की निकालनी है मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब इसको कैसे होगा ध्यान से समझना कि सर प्रोबेबिलिटी इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हो चुका है ऑलरेडी, E2 हो चुका है। ठीक है, तो E2 की अब मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं तो इन दोनों का मेरे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा? E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 मेरे पास क्या आएगा सर? HT और TH, HT और TH ये मेरे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा इनका, HT और TH। अगर ये मेरे पास इनका इंटरसेक्शन आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मेरे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 अपॉन
4, 2/4 यानी 1/2 हो गया। तो ये 2/4 आ जाएगा और अपॉन में क्या आएगा सर E2 की, E2 की क्या है सर 3/4, तो इससे कट हुआ, तो यानी 2/3 इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ना सर ये जो कॉइन मैंने टॉस करा है ये एक मेरे पास ना फेयर कॉइन था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये फेयर कॉइन होता है, ठीक है। बायस्ड कॉइन, बायस्ड मतलब कि अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो हमें ये पता है कि सर उसकी प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस 1/2 है, समझ लो। लेकिन क्या है कि ना इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि सर अनफेयर कॉइन, तो वो मेंशन करेगा अनफेयर कॉइन, तो अनफेयर कॉइन अगर वो मेंशन करेगा तो उसमें आपको क्या करेगा, वो मेंशन कर देगा कि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस कितने हैं। जैसे उसने बोल दिया कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस 1/3 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के चांसेस कितने हैं, कुछ भी दे दिया जैसे 2/3 है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको जैसे ये जो है आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, फिर ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे उसके अंदर एडिशन करोगे। चलो मैं इससे ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था आपको ताकि ना आप कंफ्यूज ना हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि एक कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी जब एफ जो है वो ऑलरेडी अगर हो चुका होगा, ठीक है। ये मतलब बेसिकली आपको ना एक फॉर्मूले का मैंने यूज़ करना सिखाया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। अब मैं आपको ना थोड़ा सा वो बता देता हूँ इसके बारे में, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है कि ना एक अनफेयर कॉइन टॉस हुआ है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस जो है वो है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के चांसेस 3/4 है। यानी अब ये अनफेयर कॉइन है, ठीक है। पहले फेयर कॉइन टॉस हुआ था तो सारी चीज़ें वही हैं, इवन भी आपका वही है, क्या है एटलीस्ट 1 हेड और E2 आपके पास क्या है एटलीस्ट 1 टेल। दोनों आपके पास सेम है, मतलब क्वेश्चन पूरा सेम ही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसका अगर निकालूं इसका सैम्पल स्पेस बनाऊंगा तो मेरे पास सैम्पल स्पेस तो वही बनेगा ना। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा मेरे पास, अच्छा चलो सैम्पल स्पेस यहीं पर समझ लो। यहाँ पर सैम्पल स्पेस के जो थे वो मेरे पास क्या था, यहाँ पर सबकी 1/4 थी। क्यों, क्योंकि हेड आने के चांसेस भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांसेस भी मेरे पास 1/2 थे और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के चांसेस भी 1/2 थे, क्योंकि फेयर कॉइन है भाई, सिक्का उछालूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसकी 1/2 प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसकी 1/2 और इसकी 1/2 मेरे पास क्या आ जाता, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे क्या था 1/2 इंटू 1/2, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4 हो जाता। तो यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, तो इस वजह से हमने इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर यहीं पर ही मैं इसका सैम्पल स्पेस बनाऊँ, इसका सैम्पल स्पेस यहीं पर बनाऊँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसका सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस मेरा क्या था, हेड 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 टेल, ठीक है, टेल हेड और टेल टेल। इसको हटा देता हूँ, टेल टेल, ठीक है। तो इनकी अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और इधर भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो यानी अब ये मेरे पास 2/8 हो जाएगा ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/16, 2/8 बोल रहा सॉरी, 1/16 हो जाएगा। अब ये हेड आने की तो 1/4 है और इसके आने की कितनी है 3/4, तो ये मेरे पास 3/16 हो जाएगा ना। ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 3/16 और टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा 9/16, तो ये मेरे पास 9/16 हो जाएगा। अब आप अगर इनको ऐड करके देखो, देखो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आएगी। अब आप इनको ऐड करके देखो तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी 1 के इक्वल आ जाएगी, इनकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 1 के इक्वल। देखो ध्यान से, 16 एलसीएम आ गया, 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 9 16, यानी 1 आ रही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड का मेरे पास क्या बना था, वो बना था, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड की मेरी क्या बनी थी प्रोबेबिलिटी, HH और TH, और E2 मेरे पास क्या आया था
HT, TH और TT, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, यानी अगर मुझे क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 के रिस्पेक्ट में अगर मुझे निकालना होगा तो मेरे पास क्या बनता था, ये बनता था फॉर्मूला कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन आप कर दो और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपके पास ऑलरेडी अकर हो चुका है, यानी E2 मेरे पास ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो ये मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, सीधा सीधा कि सर मेरे को अगर इन दोनों का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला मेरे पास फेल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरे पास फेल हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आया था, वो आया था HT और TH, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT और प्रोबेबिलिटी ऑफ TH, भाई इधर देख पा रहे हो ना इंटरसेक्शन इन दोनों का है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HT और प्रोबेबिलिटी ऑफ TH को प्लस करना पड़ेगा अपॉन में, भाई इंटरसेक्शन की मैंने प्रोबेबिलिटी प्लस कर दी, और अपॉन में E2 की, यानी E2 की इसकी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TT मुझे करना पड़ेगा। यानी इस वाले केस में सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी मुझे, यानी कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ HT मेरे पास क्या आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT मेरे पास 3/16 थी, और इसमें क्या थी प्लस 3/16 अपॉन में 3/16 और क्या है 9/16। तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा सर एलसीएम लोगे आप तो ये मेरे पास क्या हो गया 6/16 अपॉन, ये मेरे पास क्या हो गया सर 6 और 15/16, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास आंसर आ गया 6/15। इसको काट दोगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर जब आपके पास अनबाइज्ड यानी अनफेयर कॉइन होगा ना, तो उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक करके ऐड करनी पड़ेगी। उसमें तो हमने उसी से निकाल दी थी ना, इससे तो मैंने देखो 2/4 इसी से निकाल दी थी, तो इसके अंदर मैंने डायरेक्ट रख दिया था। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ना प्रॉपर्टीज़ होती है, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, आपकी बुक में लिखी हुई है। तो इसमें कहा है कि सर कोई एक E एंड F बी द इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट देन वी हैव, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ F और F के होने पर ही 1 कैसे हो जाएगा। मतलब अब इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S F, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, एक कोई एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे कि एक कोई मेरे पास सैम्पल स्पेस हो गया, एक डाई रोल कर दिया मैंने, ठीक है। डाई रोल, डाई से समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6, ये मैंने डाई रोल कर दिया। और इसमें एक ना मैं ना कोई इवेंट ले लेता हूँ F, और वो इवेंट मैंने क्या लिया कि सर इवन नंबर्स का है ये, कि इसके अंदर इवन नंबर्स आएंगे। तो मेरे पास जो F है वो मेरे पास क्या बनेगा, वो बन जाएगा मेरे पास सर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगी, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगी सर 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गई। और अगर मैं इसमें अब कैलकुलेट करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ S/F, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S/F अगर मैं करना चाहूं तो S/F मेरे पास क्या होगा, तो वो हो जाएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F। और अगर आप S इंटरसेक्शन F अगर आप करते हो तो आपके पास क्या आएगा, वो F ही तो आ जाएगा एक तरीके से 2 4 6। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो ये 2 4 6 ही तो आएगा, F ही आ गया एक तरीके से। यानी इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, F आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी सर 3/16, 3/6, और इसकी भी क्या हो जाएगी 3/6। तो यानी आंसर 1 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर इंटरसेक्शन करने पर, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पर F ही आ जाए वापसी, यानी नीचे वाला ही वापसी आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, ठीक है। रेयर केस है ये, इतना यूज़ नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ना इफ़ A एंड B आर एनी 2 इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस, ठीक है, S एंड F,
इज एन एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट कि सर पी एफ जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है इक्वल मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। तो उसके बाद मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि ना सर ये वाला फॉर्मूला तो देखा देखा सा है। हाँ भाई, ये वही वाला फॉर्मूला देखो जिसमें हम निकालते थे सर एन ए यूनियन बी निकालते थे, तो उसमें रखते थे हम एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला होता था ना सेट्स में, याद है क्लास 11th में सेट्स में ये वाला फॉर्मूला होता था। तो ये उसी से रिलेटेड है फॉर्मूला, बिल्कुल सेम। तो बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। और एक होता था मेरे पास नॉट ई वाला, जिसमें हम क्या करते थे, वन में से अगर मुझे ई नॉट निकालना होता तो वन में से ई माइनस कर देते थे। तो ये वही वाला है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको तमाम जानकारी याद होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक डाई जो है, डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब देखो 3 बारी एक डाई रोल हुआ है, तो उसकी डाई के सैंपल स्पेस में कितने होंगे, सैंपल स्पेस में कितने मेरे पास होंगे सैंपल पॉइंट्स, तो वो बनेंगे मेरे पास 6 की पावर n होती है इसमें। अब 6 की पावर 3 हो गया, यानी 216 आउटकम्स आ गए। अब मैं इतने सारे आउटकम्स तो बना नहीं सकता ना, तो इसको मेरे को दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि सर 4 ऑन द थर्ड रो, ठीक है। पहले मैं ये देख लेता हूँ, पूछ कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी ये मुझसे पूछ रहा है सर पी ए बी, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मुझसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। अब मैं देखो ए बनाता हूँ। तो उसने ये बोला कि सर 4 ऑन दी थर्ड रो। अब देखो थर्ड रो में 4 आना चाहिए, तो इसमें तो कई सारे सैंपल स्पेस बन जाएंगे। मतलब इसके अगर मैं सैंपल स्पेस लिखना चालू करूँ तो बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे 1,1,4 बन गया एक, ठीक है। एक बन गया 1,2,4। तो ऐसा करके तो बहुत सारे बनेंगे ना, पता नहीं कितने बनते चले जाएंगे। तो मैं इसमें तो बना ही नहीं सकता। अब देखते हैं बी को। तो बी में उसने बोल दिया कि सर 6 ऑन द फर्स्ट रो एंड 5 ऑन द सेकंड रो। अब देखो इसने 2 मेरे पास कर दिए कंडीशन, यानी इसने बोल दिया कि सर 6 आपका होना चाहिए फर्स्ट में और 5 होना चाहिए सेकंड में। तो इसमें क्या आ सकता है, थर्ड में 1 आ सकता है, थर्ड में 2 आ सकता है, थर्ड में 3 आ सकता है, थर्ड में 4 आ सकता है, थर्ड में 5 आ सकता है और थर्ड में 6 आ सकता है। इसके अलावा और कुछ बनेगा मेरे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास बी के होगा। भाई ए के तो हम पता ही नहीं लगा सकते। अब देखो उसने मेरे पास फिर ये बोल दिया। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे पहले उसके लिए। तो ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इन दोनों में कॉमन आने वाली चीज़। अब इसमें तो बोला था कि सर थर्ड रो में 4th होना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन मेरे को क्या दिखेगा, सिर्फ यही वाला एलिमेंट दिखेगा कॉमन। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा सर 6, 5, 4 ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, समझ गए। तो अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो इसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ जाएगा सर 1/216, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6/216, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 1/216 और 6/216, यानी इससे कैंसिल हो, यानी मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। ये मेरे पास आंसर हो गया। तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि ना सर अगर आपको पी ए ये दिया हुआ है, पी बी ए दिया हुआ है एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि पी बी व्हेन ए इज अकर्ड, इसको पढ़ते ही ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ बेटा, देखो कि ना जो ये वीडियो है, ये वीडियो लंबी होगी, ज़रूर होगी। तो आप क्या है कि बच्चे ना छोटी वीडियोस को ज़्यादा सर्च करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप क्या है कि छोटी वीडियोस पर जाओगे ना तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, क्वेश्चंस नहीं कराएंगे।
और मैथमेटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये वीडियो आप पूरी देखो, इसमें जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सिर्फ आप उतना भी अगर कर लोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी का आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ के आओगे एग्जाम में, इसकी मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी तो हो पाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मेरे पास क्या हुआ कि ना सर, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे दिया है, ए इंटरसेक्शन बी आपको दे दिया है अगर प्रोबेबिलिटी का, तो मुझे ये फाइंड अगर करना है तो मुझे पता है कि सर मेरे को एक ये दी हुई है कंडीशन, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, मेरे पास क्या होता है सर, बी इंटरसेक्शन ए करो और जो ऑलरेडी अकर्ड हो गया उसको नीचे रख दो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है मुझे फाइंड करना है। अच्छा, मैं इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख लूँ या फिर चाहे मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख लूँ तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए भाई कैसे, कि अगर आप बी इंटरसेक्शन ए कर रहे हो तब भी आपके पास कुछ से वही एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो तब भी वही आएगा जो आपके पास दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0.4 इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और पी ए की वैल्यू मुझे 0.8 दी हुई है, यानी मैं इसको इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.8, तो पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 0.32। ये मेरे पास हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सर पी ए एक की प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन बी इज अकर्ड, तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, तो मेरे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। ठीक है, अब ये मुझे निकालना ही है, तो इसके वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है 0.5। तो आप इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये 32/50 हो गया, इसको काटो 16 25। ठीक है, तो ये 16 और 25 आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 25 16 0 160 6 150 और 4, यानी 0.64 आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी 0.64 हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में लिखा है कि सर ए यूनियन बी निकालना है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे ना एक फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो सब कुछ तो मुझे गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने निकाल लिया था 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को क्या दी हुई है 0.5, और ये मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दी हुई है मेरे को 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट नहीं आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1.3 माइनस 0.32। ठीक है, अब इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 0.98 समथिंग आएगा मेरे ख्याल, है ना। एक बार करके देखना, 0.98 आएगा मेरे ख्याल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, अब चलते हैं आगे, फटाफट से आप इसको नोट करो जल्दी से। तो अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब देखो उसने बोला है कि सर 2 चिल्ड्रन की फैमिली है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं, तो इसका सैंपल स्पेस मेरे पास क्या बनेगा, 2 चिल्ड्रन है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। अगर मैं इसको बना दूं सर बॉय और फिर दूसरा बॉय हो सकता है, मतलब 2 बच्चे हुए ना, तो पहला बॉय हो गया दूसरा बॉय हो गया। एक हो सकता है कि सर पहला बॉय हो गया दूसरी गर्ल हो गई,
या फिर ये भी तो हो सकता है कि सर बड़ी बहन हो, मतलब पहले गर्ल हुई हो फिर बॉय हो गया हो और फिर उसका गर्ल या फिर गर्ल, इसके अलावा और कोई सैंपल स्पेस बनेगा आपके पास। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता लग गया। अब आगे पढ़ते हैं कि सर व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो उसने सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, कि ना सर दोनों आपके पास लड़की होनी चाहिए। यानी उसने एक इवेंट ई बोल दिया जिसकी मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो इवेंट ई क्या बोल दिया, उसने बोला कि सर दोनों की दोनों लड़कियां हो। यानी एक इवेंट है और इन दोनों में, इन मतलब सैंपल स्पेस में से कौन सा एक इसके अंदर आएगा एलिमेंट, सिर्फ ये आएगा। समझ गए? तो ये आपके पास इवेंट ई हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आगे, गिवन दैट, यानी पहला पार्ट बोला उसने द यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब सबसे छोटी जो लड़की है वो लड़की होनी चाहिए, मतलब सबसे छोटा बच्चा जो है वो लड़की है। तो अगर मैं इसमें एफ बनाऊं तो एफ में मेरे पास क्या आएगा, सबसे छोटी लड़की मतलब होनी चाहिए, तो उसमें मेरे पास एक ये आएगा द यंगेस्ट इज अ गर्ल, एक ही आएगा और एक ही आएगा, ये दोनों आएंगे इसके अंदर। तो यानी मेरे पास एफ में क्या बन जाएगा, एक सर बॉय और गर्ल, और या फिर गर्ल गर्ल। ठीक है, उसने क्योंकि फर्स्ट नंबर में तो कुछ नहीं बोला ना, फर्स्ट नंबर में गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है, लेकिन बस छोटी लड़की होनी चाहिए एक, ये बोला उसने। तो एफ में ये आ गया। तो अब मेरे को पता है कि सर अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यानी हम इसके अंदर क्या ले लेते हैं सर, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन, और यहां पे क्या हो जाता है मेरे पास, जो हमारे पास टोटल आता है। ठीक है, तो टोटल इसको टी लिख सकता हूं मैं, और ये होता है सर एन एफ, और इसमें भी टोटल आएगी, तो टोटल से टोटल तो कैंसिल हो गया, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। ये पता होना चाहिए आपको, है ना। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन जो करे हैं वो भी ऐसे करे, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ और एन एफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यानी इससे क्या मतलब पता लगता है कि देखो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन ना ऐसे आसान रहता है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं तो ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास क्या आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन सर जी जी आ गया, यानी गर्ल गर्ल। और ये मेरे पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो मैं इसमें 1 रख दूंगा, और नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ क्या है मेरे पास 2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई 1/2 कैसे आया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखो। अच्छा, ये वाली कंडीशन ना फेल हो जाती है कब, जब ना जिसमें ना प्रोबेबिलिटी कम हो, मतलब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे ये फेल होता है ना, तो अभी मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, और यार ये वीडियो ना लंबी होगी, ऑब्वियस सी बात है वीडियो लंबी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको समझ में नहीं आता कि ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सर ने क्या समझाई है, क्वेश्चंस के रूप में समझ में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बने रहो, है ना। और ऐसे ही अगर आप सपोर्ट बनाओगे तो ब्लैक बोर्ड से हम स्मार्ट बोर्ड पे भी आएंगे फिर धीरे धीरे, तो बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 इज द गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो एफ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा सर, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो इसमें ये 3 आ जाएंगे मेरे पास, यानी बी जी और जी बी और जी जी क्या आ जाएंगे। तो अब मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा सर, वो अभी भी जी जी आएगा, क्योंकि सर ई और एफ का इंटरसेक्शन तो यही आएगा। तो मैं इसके अंदर इसके फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 1 और एफ क्या है मेरे पास 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर, मैंने दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। अब हम थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ना अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, मतलब ब्लैक और रेड डाई आपने रोल करा। तो अगर मैं इसका ना सैंपल स्पेस बनाऊं, अगर मैं इसके सैंपल स्पेस बनाऊं तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, थोड़ा समझना कि सर पहले ब्लैक के साथ बना सकता है, रेड के साथ बना सकता है, ऐसी ब्लैक के साथ बनाएगा तो रेड के साथ 2 आ सकता है, ऐसे करके अप टू ब्लैक 1 और रेड 6। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं सीक्वेंस में चलूं तो मेरे को मिलेगा कि सर ब्लैक के साथ 2 आ रहा है तो रेड के साथ बना रहा है, और ऐसी सोन चलते चलते ब्लैक के साथ 2 आ रहा है और रेड के साथ 6 आ रहा है। समझ रहे हो ना। और ब्लैक के साथ से 3 आएगा
तो रेड के साथ 1 आ रहा है, और ऐसे ऐसे करके आप चले तो ब्लैक के साथ 3 आ गया और रेड के साथ 6 आ गया। इसी तरीके से ब्लैक के साथ 4 आ रहा है जब, तो रेड के साथ 1 आ रहा है, ब्लैक के साथ 4 आया तो रेड के साथ 6 आ गया। इसी तरीके से ब्लैक के साथ 5, रेड के साथ 1 डॉट डॉट डॉट, ब्लैक के साथ 5, रेड के साथ 6, और इसी में ही अगर मैं डालूं तो ब्लैक के साथ 6 और रेड के साथ 1 डॉट डॉट डॉट, ब्लैक के साथ 6 और रेड के साथ भी 6, तो मेरे सैंपल स्पेस में इतने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्या है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ पहला ए पार्ट, और इसमें बोला है इसने कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी किस इवेंट की, ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। यानी ये उसने बोला है कोई एक इवेंट हो गया और उसने बोला है कि सर उसका जो सम है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, यानी सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास जो है इसके अंदर ई के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, सम ग्रेटर देन 9। अब ग्रेटर देन 9 कब बनेगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आप देखो इसके अंदर आपको ग्रेटर देन 9 मिलेगा सम, जैसे 1 1 है, 1 1 मिलके तो 2 बनेगा। अगर इसके अंदर देखो तो इसके अंदर लास्ट भी 7 बन रहा है, तो यानी ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें आपको ग्रेटर देन 9 दिख रहा है, लास्ट वाला ही 2 और 6 8 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें आ जाओ 3 1 है ना, 3 6 ये बन रहा है, लेकिन ये भी क्या है मेरे पास 9 है, और उसने बोला ग्रेटर देन, अगर इक्वल टू बोलता तो मैं इसको ले सकता था। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 4 वाली लाइन में देखो, अगर यहाँ पे 4 5 आएगा तो वो 9 बन रहा है, और अगर 5 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 4 5 आ रहा है और ये 4 6 आ रहा है, तो ये मेरे पास एक एलिमेंट तो आ जाएगा B4 R6। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, अब ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर आप आओगे तो B5 और R5 मिलेगा आपको। समझ रहे हो कैसे पता लग रहा है, अब B5 R5 मिल गया और B5 R6 भी होगा। भाई ये भी तो मिला करके बड़ा बना रहे ना एक। और देखो अब इसमें देखो सर, इसमें आओगे आप 6 3 तक तो 9 बनेगा, और ये 6 और 4 हो जाएगा अगर, तो यानी B6 और R4 हो गया, तो ये भी तो 9 से बड़ा हो रहा है, 10 बन रहा है ना, 6 + 4 10 बन रहा है। अब आगे आ जाओ, तो ये आ जाएगा B6 और R5 और B6 और R6, तो इसके अलावा और कोई एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो F कैसे पहचानना है, अब F पहचानते हैं। अब इसने बोल दिया सर ग्रेटर देन 9 हमने निकाल लिया, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो गिवन दैट इस वाले वर्ड पे करना है फोकस आपको। गिवन दैट का मतलब जो गिवन दैट होता है वो आपका F होता है, और इससे पहले वाला जो होता है वो E होता है। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, अब देखो, अब उसने कहा कि सर ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए, तो ब्लैक डाई के ऊपर 5 कहाँ पे आ रहा है सर, B5 R1 और डॉट 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 B5 R6, इन्हीं के अंदर 5 आ रहा है, और किसी में 5 आ सकता नहीं आ सकता। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मुझे क्या निकालना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F जो हो चुका है उसकी मतलब कंडीशन पर, तो मेरे पास क्या आएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये समहाउ किसके इक्वल होता है सर, N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन NF। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कैसे होता है, इक्वल्स टू। अब सर इसका इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं E और F का, तो E इंटरसेक्शन F आपके पास क्या आएगा, देखो 5 5 वाला ये है और 5 6 वाला ये है, तो यानी ये दोनों आएंगे। इन दोनों में कॉमन भाई ये दोनों ही तो आएंगे, क्योंकि इसमें B5 वाले तो बस एक ये है और एक ये है, बाकी ये भी एलिमिनेट हो गया, 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 तो ये दोनों मेरे पास आएंगे। तो यानी सर N E इंटरसेक्शन F आपके पास क्या मिलेगा, 2। तो मेरे पास ये तो 2 हो गया अपॉन में NF, F के अंदर कितने हैं 6, तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3। इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में लिखा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो इसने बोल दिया सर ई जो है वो सम 8 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और एफ क्या बोल रहा है, वो एफ में बोल रहा है गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4। तो रेड डाई का जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या गेम है।
सम 8 होना चाहिए, ठीक है। तो सम 8 कहाँ पे होगा, इसमें देखो ध्यान से सर, इसमें आपके पास ये सम 8 आ रहा है। अगर मैं ई का बनाऊं तो एक तो ये मेरे पास 8 मिल रहा है B2 R6, और मेरे पास 8 का मिलेगा, एक मिलेगा सर B3 और R5 पर, ठीक है। और एक इसमें 8 मिल जाएगा B4 R4 पे, इसके यहाँ पे लिख देता हूँ। एक मिल जाएगा B4 और R4 पे, B4 R4 पे मिल गया। और कहाँ पे मिलेगा, B5 R3, और एक आपको मिलेगा इसके अंदर B6 और R2। इसके अलावा और कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सर इसने बोला है कि ना, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट, सॉरी ये वाला पढ़ रहा हूँ, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, मतलब लेस देन 4 होना चाहिए रेड डाई में, ठीक है। तो रेड डाई में लेस देन 4 होना चाहिए, तो लेस देन 4 वाले सारे आ जाएंगे इसके अंदर, जो लेस देन 4 वाले, ऐसे 1 2, ये 2 है 3 है, तो R3 तक सारे आ जाएंगे, और ये तो सारे होंगे। मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरे पास, मतलब इसका इवेंट का क्या बनेगा मेरे पास इवेंट। तो अगर मैं ब्लैक देखूँ और रेड देखूँ, तो इसमें तो लेस देन 4 आ रहे हैं, तो इसमें 1 2 और 3 वाले हो जाएंगे सारे, और इसके अंदर क्या आएंगे सर 1 से लेकर 6 तक, तो इन सब से बनने वाले सारे इवेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो अगर मैं डायरेक्ट देखो, इसको बनाने के लिए बना सकते हो आप एग्जाम में, लेकिन क्या है स्मार्ट वर्क करना है ना आपको, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ अगर मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, अगर मैं डायरेक्ट ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो सर, रेड के अंदर 3 आ रहा है, मतलब 3 1 2 3 आ रहा है, तो मैं इसके अंदर चेक करूँ, अगर रेड के अंदर जिसमें मतलब 3 से कम है, तो वो वाले मेरे पास इंटरसेक्शन में आएंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, तो ये वाला और ये वाला हो रहा है 3 से कम, देखो R3 से कम है, ये भी है, देखो ये R6 हो गया, तो ये तो इसके अंदर आएगा नहीं इंटरसेक्शन में, ना तो R5 आएगा ना तो R4 आएगा, तो ई इंटरसेक्शन F मेरे पास क्या मिलेगा डायरेक्ट, तो ई इंटरसेक्शन मेरे पास F मिलेगा। अगर मैं इसका डायरेक्ट n निकालूं, वैसे आपको एग्जाम में करके दिखाना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो इसके अंदर मेरे पास ये दोनों एलिमेंट्स का मतलब 2 हो गया, ठीक है। और अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालूं इसके थ्रू, तो इसके अंदर NF भी मैं अगर रख दूं, तो NF के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे सर, इससे मेरे पास 6 आएंगे, और 6 3 जा 18, तो ये मेरे पास 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ में आया 18 एलिमेंट्स कैसे मैं निकाले मैंने भाई। इसके साथ देखो, एक के साथ ये 3 आएंगे, 2 के साथ ये 3 आएंगे, तो ऐसे करके इसमें लग रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/9, तो ये आपके पास आंसर हो गया। देखो मैं ना कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल बहुत कम करवाऊंगा, क्योंकि ना मुझे पता है क्लास 11th में ना बच्चे ना कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं, तो उसको ना हम ना मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता था ना, उसमें डब्बे बना के हम करते थे, तो उसी मेथड से कराऊंगा मैं सारी प्रोबेबिलिटी, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आप इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। तो अब देखो दोस्तों, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि ना, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन में समझाया था। तो इसमें लिखा है कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, ठीक है। तो उसने बोला है कि सर कोई ना एक डाई है, थोड़ा समझना इसको, ठीक है। एक कोई डाई है, उसको मैंने रोल करा, ठीक है, और उसको रोल करा, तो मेरे पास इसके सैंपल स्पेस क्या आएंगे सर 1 2 3 4 5 6, ये तो सैंपल स्पेस बनेंगे। अब उसने ये बोला है कि ना सर, थ्रो अ डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, ठीक है। तो अगर 3 का कोई मल्टीपल आ जाता है, तो 3 का मल्टीपल क्या है मेरे पास 3 और 6, तो उन्होंने कहा है कि सर अगर आपके पास आपने डाई रोल करा, थोड़ा समझना, आपने एक डाई रोल करा और आपके पास क्या आ गया 3 और 6 आ गया, तो वो कह रहा है कि सर आप ना एक और बार डाई रोल करोगे, एक और बार डाई रोल करोगे, अगर आपके पास क्या आ जाए 3 और 6 ही तो मल्टीपल, इसके अलावा और कोई मल्टीपल है 3 का नहीं है, तो यानी उसके बाद क्या बोल रहा है कि ना, थ्रो डाई एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, मतलब फिर ना आपको कॉइन टॉस करना है। तो यानी सर अगर 1 2 4 और 5 ये आ जाता है, तो आपको एक कॉइन टॉस करना है। कॉइन में क्या हो सकता है सर, हेड आ सकता है,
और टेल आ सकता है, और इसमें क्या आ सकता है सर 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इसके अंदर अब सैंपल स्पेस बनाऊं, इसके थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो मेरे पास सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस अगर मैं बनाऊं तो सर अगर मेरे पास क्या है 1 2 3 4 आया है, तो 1 के साथ सर हेड आ सकता है, यानी हेड और 1 हो सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है सर 1 के साथ टेल भी आ सकता है, यानी T1 हो सकता है। ऐसी H2 हो सकता है, थोड़ा नीचे लेके लगना है इसको, हेड 1 हो सकता है, टेल 1 हो सकता है, हेड 2 हो सकता है, टेल 2 हो सकता है, ठीक है। और हेड 4 हो सकता है, ठीक है, टेल 4 हो सकता है, हेड 5 हो सकता है और टेल 5 हो सकता है, ये होंगे। और अगर 3 और 6 आता है तो 3 के साथ मेरे पास क्या बनेगी सर 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 और 3, 6, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मेरे पास 6 आ जाए तो 6 के साथ ये आ सकते हैं, यानी 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 और 6, 6, ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बड़ी ध्यान से समझना कि सर अगर मैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी लगाता हूँ कि सर कोई एक इवेंट ई है, ठीक है। अभी इवेंट ई मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या है, और इवेंट एफ है और मैं यहाँ लिख दूंगा। तो सर पी ई एफ अगर मैं निकालता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, तो मेरे पास क्या आएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मैं इसमें क्या कर देता था सर एन इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन में एन एफ कर देता था। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ पे काम आएगी या नहीं आएगी, ये सोचने वाली बात है। तो सर ये वाली आप यहाँ पे नहीं लगा पाओगे, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर आपके जो ये है सैंपल स्पेस बने हुए हैं, ये इक्वली मतलब बायस्ड सैंपल स्पेस नहीं है। बायस्ड का मतलब क्या कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस 1/2, समझना ध्यान से, ठीक है। और ये 1 आने के चांसेस क्या थे 1/6, तो ये सर मेरे पास 1/12 हो गया ना। और इसके भी अब अगर आप ऐड करो तो ये भी 1/12, 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 ये भी 1/12 और ये भी 1/12, यानी यहां पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। 3, 1 सर इसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस 1/6, तो ये तो सर 1/36 और ये भी 1/36, ये भी 1/36 और ये सब 1/36 जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस बात को मैं प्रूफ करता हूं कि ना सर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वली आएगी। अब ध्यान से समझना, देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मेरे पास क्या आ रहा है 1/12, तो 8/12 हो गया, प्लस ये मेरे पास कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12/36 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे काटूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 से काट देता है तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। और मैं इसको काटूंगा तो ये मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, तो ये 2/3 प्लस 1/3 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3/3, यानी 1 तो आ ही गया। थोड़ा बहुत आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यानी सर इनकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रोबेबिलिटी अब मेरे हिसाब से मतलब हर किसी सैंपल स्पेस की अलग है। हम जो अभी तक सैंपल स्पेस बना रहे थे तो उनके अंदर क्या था मेरे पास कि उनके अंदर सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी सब इवेंट्स की, सब सैंपल पॉइंट्स की सेम थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ना यहाँ पे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ये वाला ना लग करके मैंने आपको दूसरा वाला बताया था, याद है? इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि सर अगर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है तो आपको क्या करना है, इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, यानी सर इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। पहली बात कि पहले मैं ई लिख लेता हूँ और एफ लिख लेता हूँ। अगर आप ई देखो तो ई इसने बोला कि सर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज टेल, ठीक है। तो इसने बोला कि सर द कॉइन शोज टेल, और उसका लिखा है सर गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3,
ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि सर एक डाई अगर शो कर रहा है 3, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये आ गए, ठीक है। और वन कॉइन शो टेल, तो 1 2 और 3 और 4 आ गए, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं E इंटरसेक्शन F निकालूं तो मेरे पास 0 नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा ना, इंटरसेक्शन। ध्यान से देखो कि सर ये तो कंडीशन ही नहीं बनेगी ना, एक कॉइन टेल शो करना चाहिए। अब टेल कब शो कर रहे हैं, जब कब आएगा, जब हम 1 2 3 1 2 4 5 करेंगे। 3 6 पे तो हम डाई रोल कर रहे हैं, कॉइन तो टॉस कर ही नहीं रहे, समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो यानी कि सर इसके अंदर अगर मैं वैसे करके लगाता कि ईच टर्म वाली, तो ये तो सर 0 हो गई, और नीचे ये PF हो गया, और ये मेरे पास 0 आ गया। देखो कहीं ना कहीं ये वाला मतलब मेथड इसमें डायरेक्ट लग गया है, लेकिन क्या है कि आगे के क्वेश्चंस में आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब ये तो समझ में आया ना कि सर इसके अंदर डायरेक्ट हमने वो वाला तरीका क्यों नहीं लगा पाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, अगर ये 5 होता तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना मतलब इसका यूज आया नहीं, लेकिन है यूज थोड़ा सा। तो ये मैं आपको मेन चीज क्या थी ये समझाना था आपको मेन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये VIP है, मतलब इससे रिलेटेड ना बहुत क्वेश्चन आते हैं सिमिलर, मतलब ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में एज इट इज देखने को मिल सकता है आपको, केस स्टडी भी इसी के ऊपर आती है मेन, ठीक है। तो उसने बोला कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कोई कॉइन टॉस हुआ, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। एक कॉइन टॉस हुआ, तो उन्होंने बोला कि सर या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। आगे इफ द कॉइन शोज हेड, अगर उसने हेड शो करा तो टॉस इट अगेन, तो इसको मैंने कॉइन को दोबारा टॉस करा तो मेरे पास हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब वो कह रहा है कि ना देन थ्रो इफ इट शोज टेल शो करा तो उसने कहा है कि देन थ्रो अ डाई, तो आप डाई थ्रो कर दो। यानी कि सर अगर मेरे पास टेल दिखाता है ये, तो मैं क्या करूंगा, एक डाई रोल कर दूंगा। डाई रोल करने के बाद मेरे पास क्या आता है सर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा पहले ना सैंपल स्पेस बनाते हैं, इन्होंने ये मुझे बता दिया ना। दूसरा काम आपका कुछ नहीं, बस सीधा होना चाहिए कि सर मेरे को ना आप सैंपल स्पेस बनाना फटाफट से, कुछ नहीं, सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस अगर मैं जैसे ही बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा सैंपल स्पेस, सर हेड के साथ हेड आ सकता है पहले बात तो, और हेड के साथ टेल आ सकता है, और कुछ बनेगा इसके साथ नहीं बनेगा, ठीक है। टेल के साथ क्या आ सकता है सर, टेल के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा और कोई सैंपल स्पेस बनेगा, मतलब सैंपल पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखूं, अब अगर मैं इसके अंदर ध्यान से देखूं तो मेरे पास ई इवेंट इन्होंने क्या बताया और मुझे एफ इवेंट इन्होंने क्या बताया। तो ई इवेंट इन्होंने बताया मुझे कि सर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट, तो ये मेरे पास ऑफ वाला जो होता है वो ई होता है, ठीक है। गिवन दैट वाला जो होता है वो एफ होता है। इतनी बात दिमाग में आपको फिट कर लेनी है, ठीक है। उन्होंने बोला द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो सर उसने बोला कि सर डाई जो है वो ग्रेटर देन 4 शो करेगा। तो यानी सर इसका मेरे पास क्या बनेगा, ग्रेटर देन 4 डाई है कहाँ, 1 2 3 4 5 6 में, और 4 से बड़े कौन से हैं, ये दोनों 4 से बड़े बोले ना, ये दोनों। तो इसमें आगे T5 T6, इसके अलावा और कोई सैंपल पॉइंट आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा। अब F में देखते हैं, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। अब F ने बोल दिया कि सर एटलीस्ट कम से कम एक टेल तो होनी चाहिए। सर टेल इसमें भी है, 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 इसमें भी है और इसमें भी है। तो सर हेड टेल T1 T2 T3 T4 T5 T6, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ध्यान से समझना कि सर अब मुझे क्या करना है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद एफ, तो मेरे पास क्या आएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू। तो सर इसके अंदर अगर मैं ये वाला लगा दूं फॉर्मूला, तो अब ये काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे ये बताओ। सर ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर यहाँ पर हर किसी सैंपल पॉइंट की
प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ध्यान से देखो सर, इसकी 1/2 और इसकी 1/2, यानी ये तो 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। अब इसकी 1/2 और इसकी 1/6, तो 1/2 और 1/6 ये 1/12 हो गया, ये 1/12 हो गया, ये भी 1/12 हो गया, ये भी 1/12 हो गया। समझे कुछ पॉइंट, कुछ बात? तो यानी सर इसके हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो इसका मतलब मैं इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता भाई, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मुझे सेपरेट सेपरेट लेनी पड़ेंगी। सेपरेट सेपरेट मतलब पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं तो मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा सर, T5 और T6 दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, तो T5 और T6। तो इसके अंदर होता है कि सर जो इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, उनकी अलग से प्रोबेबिलिटी, ये मैंने समझाया था आपको, और अपॉन में जो PF में है उनके सबकी अलग से प्रोबेबिलिटी। तो सर HT और प्लस में P T1 ऐसे सो ऑन P T6। तो क्या होगा सर, P T5 की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास 1/12, और P T6 की भी क्या है 1/12 अपॉन में सर HT की 1/2 प्लस। अब देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है और 1/12 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको इससे काटोगे 2 पर, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2/12, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा अपॉन में 1/2 प्लस 1/2। अब तो ये तो सर 1 हो जाएगा, यानी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6, क्योंकि 2 से 12 को काट दोगे तो 1/6। ठीक है, तो ये था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसके अंदर बस सिंपल क्या था, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ इसके अंदर ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इसमें लिखा है कि सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो 13.1 के आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो, 13.1 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आपको पता है कि सर मेरे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मुझे ये निकालनी होती थी कि सर कंडीशन ऑफ एफ गिवन दैट पे, कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ वाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर देते थे हम। अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँ तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एफ प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा। तो बस यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। मतलब इसके अंदर या तो एफ लिख सको, ई लिख सको, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे यहीं पर ही ये ई एफ दिया हुआ, ये एफ ई निकालना होता तो क्या होता, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ई हो जाता, तो ई इधर आ जाता, तो ये वाली बन जाती मेरे पास सेकेंड वाली। ठीक है, तो आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अब देखो इसमें लिखा है एक क्वेश्चन कि ना सर एक अन है, अन का मतलब होता है एक बैग, एक बैग है। ठीक है, उसके अंदर क्या है 10 ब्लैक बॉल्स है, 10 ब्लैक बॉल्स और 5 वाइट बॉल्स है। ये एग्जांपल है आपकी बुक का। ठीक है, और 5 वाइट बॉल्स है, यानी 5 वाइट बॉल्स, तो यानी मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी होगी 15। अब आगे 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अन, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट मैंने आपको समझाया था। विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि एक बॉल निकाल ली और फिर दूसरी बॉल निकाली, यानी पहले एक बॉल निकाली तो फिर 14 बॉलें बचेंगी बैग में, फिर एक और निकाल ली, फिर कितनी बचेंगी 13 बॉलें। तो इस टाइप से। और विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि सर एक बॉल उठाई, उसका कलर नोट करा और उसके अंदर वापसी डाल दी, तो बॉल बैग के अंदर कितनी बॉल्स रही तो 15 ही ना, यानी हम फिर से कोई भी एक बॉल निकाल सकते हैं। तो वो विद रिप्लेसमेंट वाला होता है, वो भी मैं अभी कराता हूँ आपको। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। अब मैं कोई एक पी ई मान लेता हूँ। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने क्या मानी कि सर मैंने ना 15 बॉलों में से, ठीक है, मेरे पास 10 ब्लैक थी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई। अब बात ये आती है कि ना सर प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी बॉल में निकाल रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बॉल का मैं डाल देता हूँ एफ, इवेंट हो रहा है, लेकिन वो दूसरी बॉल कब निकाल रहा हूँ, पहली बॉल तो जब निकल चुकी है, यानी ये वाली हो चुकी है कंडीशन,
इस कंडीशन के ऊपर ये वाली निकाल रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पास कितनी आएंगी कि सर एक बॉल निकल गई ब्लैक, अगर एक बॉल ब्लैक निकल गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब दूसरी बॉल अगर ब्लैक निकल रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी सर 10 में से 1 निकल गई और इसमें से 14 निकल गई, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल सी क्या आ जाएगी, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/15 इंटू 9/14। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो अगर इसके अंदर सवाल ऐसा होता, समझ पा रहे हो ना आप, तो इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गई कि मतलब एक तो हो गया इवेंट, अब उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला भाव आ गया ना एक तरीके से, आप ऐसे समझ लो जैसे आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना विद रिप्लेसमेंट वाला आ जाता है, सेकंड पार्ट में बोलता हूँ विद रिप्लेसमेंट। देखो भाई थोड़ा सा ना देखना, 1-2 क्वेश्चंस देखोगे तभी समझ में आएगा ये, वैसे तो आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि सर बॉल डाल दी मैंने 10/15, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उसमें से बॉल निकाल ली और फिर मैंने बॉल डाल दी वापसी, तो यानी P F हुआ और E हुआ। तो सर बॉल तो वापसी इसके अंदर 10 हो गई और 15 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना विदाउट रिप्लेसमेंट, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सर 2 बॉल्स थी ना यहाँ पे और मैं बोल रहा हूँ सर पहली फर्स्ट ड्रॉन वाइट ब्लैक हो गई, फर्स्ट ड्रॉन ब्लैक और सेकंड वाइट हो, ठीक है, ऐसे समझो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होगी मेरे पास, वो होगी सर 5/15, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, अब F मैंने निकाल दिया, F क्या हो गया सर 5/15, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालूं, आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालूं सर E इंटरसेक्शन F, तो मेरे पास क्या आएगा सर 10/15 इंटू 5/15, यानी मेरे पास अभी रिजल्ट आ गया, यानी कि सर नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी F के अंदर E से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, F के होने से E पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे F हो रहा था तो E पे फर्क पड़ रहा था, समझ लो, E पर फर्क पड़ रहा था क्योंकि 15 से 14 हो गया, अब ये 15 से तो 15 रहा, यानी E पर मुझे कोई फर्क नहीं मिला, यानी ये F अब इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, F इज इंडिपेंडेंट। तो यहां से मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये और समझ लेते हैं एक बारी, मैं इसको बता देता हूँ इतना सा पार्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब समझते हैं कि ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स यही होता है कि सर किसी के होने से किसी को कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा सर P सेम यही होगा इंटरसेक्शन F, लेकिन क्या होगा कि सर अगर P F निकाला मैंने और मेरे को E पर कोई नहीं फर्क पड़ रहा F के होने से, तो ये हो जाएगा सर P E हो जाएगा सिंपल। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। मतलब इसका मतलब क्या होगा सर, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूं तो उसका आंसर सीधा सीधा PE आ जाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F विद अकरेंस ऑफ E निकालता हूं अगर मैं, तो वो मेरे पास क्या आ जाए, F आ जाए। तो सिंपल बस ये कहना चाह रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है। जैसे कि हमने पीछे सवाल करे थे तो उसमें आ रहा था ना, जैसे क्या कहते हैं, हम F से नीचे डिवाइड करते थे तो वो पूरा का पूरा F, तो यानी कि सर इसका रिजल्ट ये आ जाए पूरा पूरा सिंपल सेम, तो इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। अब देखो ये 2 क्वेश्चन है, पहले ना ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें लिखा है कि सर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा, आपको कार्ड्स का गेम तो पता होगा ना कि कार्ड्स में क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 26 मेरे पास रेड होते हैं, 26 मेरे पास ब्लैक होते हैं। आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें 13 मेरे पास 13 के ये सूट होते हैं, इसके अंदर 13 के सूट होते हैं, जिसमें एक 13 का मेरे पास क्या होता है, इसमें रेड में हर्ट, और इसमें होता है डायमंड, और इसमें ब्लैक में होता है क्लब और एक स्पेड, ठीक है। इन्हीं सब में क्या होता है, हर्ट में ही मतलब एक एस होता है, इसमें भी एक एस होता है, इसमें भी एक एस होता है, ये भी इसमें भी एक एस होता है, यानी 4 मेरे पास एस होते हैं, ठीक है। और
12 मेरे पास फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होते हैं। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि इतना आपको पता होगा। तो उसने बोला कि सर बिना रिप्लेसमेंट के अब एक 52 पत्तों के मतलब पत्तों से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। अब देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली फील आ गई ना, मतलब दोनों कार्ड्स निकालने हैं एक के बाद एक, तो एक तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, लेकिन क्या है कि ना आपको कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं लगाना, ध्यान से समझना। सर एक के बाद एक कार्ड निकल रहा है, यानी 2 कार्ड्स निकलेंगे इसके अंदर से। ठीक है, तो पहला कार्ड निकलेगा तो सर 26 में से निकलेगा, और मेरे पत्ते कितने होंगे 52। ठीक है, अब दूसरा कार्ड कैसे निकलेगा, दूसरा कार्ड निकलेगा सर 26। अब एक ब्लैक तो निकल गया, तो मेरे पास कितने कार्ड बचेंगे 25, और नीचे मेरे पास कितने कार्ड बचेंगे 51। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। था ना आसान। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें लिखा है कि सर अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं सर R1 R2 और R3, और कह रहा है कि सर 4 5 6 इन ग्रीन इज रोल्ड। तो यानी ग्रीन G4 G5 G6, इसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेट ए बी द इवेंट, कोई एक ए इवेंट हुआ और उसमें क्या बोला है कि सर द नंबर इज इवन। अब देखो नंबर उसने इवन बोला है, तो नंबर इवन में मेरे पास क्या आ जाएगा सर 1 2 3, तो मेरे पास आ जाएगा सर R2 G4 G6, और इसने एक इवेंट बी बताया है। बी इवेंट क्या बताया कि सर बी द इवेंट द नंबर इज रेड। तो रेड में मेरे पास क्या आएगा सर रेड 1 R2 R3। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, तो इन दोनों का मेरे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा R2। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। अच्छा भाई, अब बहुत ध्यान से समझना, इसने बोला है कि सर आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। अब वो इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, तो इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दो आप, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखो जरा, तो इसके अंदर मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सर इसके अंदर एक एलिमेंट है और मेरे पास इसमें सैंपल स्पेस में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास 6 हैं सैंपल स्पेस, तो मेरे पास ये आ गई प्रोबेबिलिटी। यानी अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी सर 3/6, और इसकी क्या आएगी सर 3/6, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 और 1/2, तो यानी मेरे पास ये आ गया सर 1/6 इसका हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2। अब ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो हेंस ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसको फटाफट से नोट करो। अब देखो, अब हम इसमें आया कि ना ये वाला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाकई। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि सर गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी हुई है, ए यूनियन बी दिया हुआ है और पी भी दिया हुआ है पी। तो कह रहा है कि सर पी को फाइंड करो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और अगर वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं पहला पार्ट देखूं तो मुझे पता है सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो कब होते हैं, वो तब होते हैं जब सर इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 हो। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में, है ना। थोड़ा ये माइक सही कर देते हैं। तो क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो यानी सर n, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा। तो अगर वो 5 मेरे पास आ जाएगा तो मेरे काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी 5 नहीं 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, सॉरी माय मिस्टेक, ये 5 नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी ना। तो यानी मेरे को कहीं ना कहीं से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता लग जाए तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो वो क्या होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो सारी वैल्यूज तो आपको दी हुई है, कहाँ सारी वैल्यूज तो आपको दी हुई है ये वाली। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अगर पुट करूं इसको तो मेरे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। सर ए इंटरसेक्शन बी तो सर 0 हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास क्या दी हुई है 1/2।
समझ रहे हो ना, ए 1/2 दी भी है, और क्या आ गया सर, प्लस पी और माइनस 3/5। तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, तो सर मेरे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 हो जाएगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत अभी आगे पड़ेगी हमें। तो ये मेरे पास आ गया। तो अब मैं इसका अगर एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा सर, मेरे पास एलसीएम 10 आ गया। तो यहाँ पे 5 प्लस 10p माइनस 6, और जो 10 है एलसीएम वो इधर जाके 0 हो जाएगा। तो 10p और इसको आप इससे करोगे तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/10। पहला पार्ट खत्म। दूसरा, वो दूसरे में कह रहा है कि सर अगर दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो, तो अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट की क्या होती है कंडीशन, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो होता है इंडिपेंडेंट जब दो इवेंट्स होते हैं तो इनका केस। तो सर इसकी वैल्यू देखो, ये थी मेरे पास 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या पी। ठीक है, अब इधर एलसीएम लोगे तो मेरे पास एलसीएम क्या आया था सर 10। ठीक है, ऊपर से देख सकता हूँ 5 प्लस 10p और माइनस का 6। ठीक है, और इक्वल्स टू p/2। ठीक है, 2 से ये कटा 5, अब 5 इधर आकर के क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये मेरे पास 10p माइनस 1 इक्वल्स टू 5p हो जाएगा। ठीक है, और 5p को इधर ले 1 को इधर ले, तो 10p माइनस 5p इक्वल्स टू 1, यानी 5p इक्वल्स टू 1, यानी p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/5। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, इसको फटाफट से आप नोट करो, समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब ध्यान से देखो आप, ये ना छोटा सा नोट पॉइंट है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर वो पूछता है कि सर ये क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो उसके लिए आपको ना 4 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जैसे कि सर पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसको ए बी भी लिख देते हैं हम, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए और इंटू पी बी के होना चाहिए। ऐसी बी सी, आप इसको कैसे याद रख सकते हो सर, ए बी सी ऐसे बना लो, तो पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का, फिर तीनों का। ठीक है, तो बी सी का होना चाहिए, ए सी का होना चाहिए और ए बी सी तीनों का होना चाहिए, तभी वो तीनों जो है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम की तरफ। इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म। अब देखो समझते हैं कि थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। एक कोई इवेंट कंसिडर करो, कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके ना सैंपल स्पेस बन गया मेरे पास सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, मतलब कि कोई सा भी एक इवेंट मैं उसमें से उठाता हूँ, या एक कोई इवेंट होता है तो वो सैंपल स्पेस में से मैं उठाता हूँ। जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस करे हैं तो उसमें कोई इवेंट बनता था तो हम सैंपल स्पेस में से ही उठाते थे ना इवेंट के सारे एलिमेंट्स। तो कोई 5 इवेंट हुए हैं और वो कुछ इस तरीके से हुए हैं कि सर इवेंट 1 हो गया, इवेंट 2 हो गया, इवेंट 3 हो गया, इवेंट 4 हो गया और इवेंट 5 हो गया। ठीक है, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूँ तो वो 5 आए, और इनका अगर यूनियन करूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस बन जाए, यानी ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि ना सर एक कोई इवेंट ए हो गया, ठीक है, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मेरे पास क्या आएगी। तो आपको पता है कि ना सर मैंने जो मल्टीप्लिकेशन वाली करी थी, जिसमें अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन अगर मेरे को ए निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और क्या करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी थोड़ी देर पहले समझा हमने इंटरसेक्शन वाली उससे मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम से, तो यही करते थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि सर जितनी भी पॉसिबल बनेगी मेरे पास, जैसे इवेंट E1 की मेरे पास ये बनेगी,
इवेंट E2 की मेरे पास ये बनेगी। तो इन सब के एडिशन करने पर मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाती है। मतलब कि इवेंट ए कोई अकर हुआ और उसकी अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आपके सारे इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, उनका जो आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगी, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, तो उसको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर बायस थ्योरम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, लेकिन ज़्यादा ना बायस थ्योरम आती है एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि सर ये ना मिक्सचरन है, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें ही पूछ हो जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी है और टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि सर अगर मुझे कोई मतलब इवेंट इवन हुआ मेरे पास, जो कि ए जो है अकर हो रहा है, व्हेन ए इज अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हम निकालते थे, ये मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सर बायस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको इसके इवेंट इवन के रिस्पेक्ट में निकालना है, ए का इवेंट इवन हुआ है, सिर्फ इसका निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो आपके पास आता है कि सर पी इवन जिसका निकालना है ना उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, जिसका निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, बाकी डिनोमिनेटर में सबकी प्रोबेबिलिटी, ये जितनी भी टोटल है टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ गए इतनी बात आप, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बायस थ्योरम का, ठीक है। अब क्या है कि इसको बस एक बारी आप देख लो कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, बायस थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है। आप एक बारी इसको थोड़ा अच्छी तरह माइंड में बिठा लो। अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ये टॉपिक खत्म। अब देखो आपके सामने ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें लिखा है कि अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। अगर वहाँ पे स्ट्राइक है तो उसमें 0.65 उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक एंड 0 मतलब अगर स्ट्राइक नहीं है तो 0.80 उसका क्या है, वो है चांस, ठीक है। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ़ देयर इज़ अ स्ट्राइक, ठीक है। अगर स्ट्राइक होगी तो 0.32 पे चांसेस होंगे, ठीक है, कंप्लीट ऑन टाइम। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें P जो है मेरे पास स्ट्राइक वाली, स्ट्राइक जब हो रही है तो उसकी उन्होंने मुझे दी हुई है 0.65। अब मुझे एक बात बताना कि अगर सर इसने स्ट्राइक वाली मुझे दी हुई है 0.65, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्ट्राइक क्या हो जाएगी, नॉन स्ट्राइक प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी। सर प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। देखो स्ट्राइक हो रही है तो उसके दो ही चांसेस है, या तो स्ट्राइक हो रही है या तो स्ट्राइक नहीं हो रही है। तो स्ट्राइक नहीं होने के चांसेस मेरे पास क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 0.65, और इसका मेरे पास रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा 0.35, ये नॉन स्ट्राइक वाला, ठीक है। अब उसने आगे फर्दर अगर मैं पढ़ूं तो उसने बोला है कि ना सर 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो सर उसने एक प्रोबेबिलिटी दे दी कि सर जॉब जो है मेरी ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगी जब देयर इज नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक देखो इसने लिख रखा है इसके अंदर नो स्ट्राइक, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर 0.80, ठीक है। और उसने आगे फर्दर बोला हुआ है कि एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो उसने बोला कि सर जॉब ऑन टाइम कंप्लीट होगा जब स्ट्राइक चल रही होगी, तो उसके चांसेस जो है वो 0.32 है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0.32 है। अब आगे उसने बोला है कि ना completed on time if there is strike, determine the probability the construction job will be completed on time। तो उसने मेरे को एक इवेंट दे दिया कि ना सर आप एक इवेंट ए पे निकालो, और वो इवेंट क्या दे दिया कि सर कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। अब यानी कि मुझे क्या निकालना है,
अब मुझे क्या निकालना है सर, इसमें पी ए निकालना है। अब देखो पी ए निकालने का मेरे पास तरीका क्या होगा, जब पी ए मुझे पता लग जाएगा तो और मैं इसको मान लेता हूँ कि सर ये मेरे पास पी E1 दिया हुआ है, मुझे कोई इवेंट E1 और ये मेरे को पी E2 दिया हुआ है, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा सर पी ए जॉब ऑन टाइम और ये भी जॉब ऑन टाइम पे ही था, तो पी ए E1, अच्छा ये नॉन स्ट्राइक है यानी ये E2 पे है, पी E2 मेरे को क्या दिया हुआ है 0.80 और पी ए E1 मेरे पास क्या हो जाएगा स्ट्राइक वाले पे 0.32। ठीक है, तो मेरे पास पी ए क्या आएगा, अगर मुझे पी ए निकालना है तो वो आएगा सर पी, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था कि सर आप ना टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए निकालनी है, मतलब मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सर E1 और पी ए E1 प्लस पी E2, दो ही तो इवेंट हुए हैं इधर, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2, दो ही इवेंट हुए मेरे पास। अब इन दोनों का आपको इसके अंदर वैल्यूज रखनी है। पी E1 मेरे पास क्या आया था, पी E1 0.65 इनटू में, और पी ए E1 मेरे पास दिया हुआ 0.32, थोड़ा समझ में आया कैसे हो रहा है, प्लस पी E2 आपको क्या दिया हुआ है 0.35, पी ए E2 0.80। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा 0.488, तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो कुल मिला के ये बात थी कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे पहचानी जाए, तो वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो देखो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें लिखा है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मतलब कि एक कोई आपके पास बैग है और उसमें उसने बोला कि सर 5 रेड बॉल है और आपके पास 5 ही ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, इसमें से एक कोई बॉल निकाली आपने, ठीक है, उसका कलर नोट करा और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो आगे, इसने ये बोला है कि एंड इज रिटर्न टू द अर्न, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। ठीक है, तो देखो हो सकता है कि सर इसके अंदर से बॉल निकली हो रेड, हो सकता है इसके अंदर से बॉल निकली हो रेड, और हो सकता है इसके अंदर से बॉल निकली हो ब्लैक, है ना, रेड और ब्लैक ही तो डाल रखी है। तो उसने कहा है कि सर मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स, मतलब कि अगर इसमें से बॉल निकली है, अगर ये जो बैग है अब अगर रेड निकली थी तो रेड 5 थी ना, तो 5 + 2 आपके पास अब रेड हो जाएंगी और 5 ही ब्लैक हो जाएंगी। समझ गए, कलर जब नोट करा। अब अगर ब्लैक बॉल निकली थी तो सर 5 तो रेड थी ही और 5 + 2 आपके पास अब ब्लैक हो जाएंगी, यानी टोटल बॉल्स अब कितने हो जाएंगे आपके पास 7 + 5 12 बॉल्स हो जाएंगे। अब 10 से 12 हो गई बॉल्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने कहा है कि ना पुट इन द अर्न एंड देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें से बॉल निकाली हमने, अब इसमें से कोई भी एक बॉल निकाल ली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, तो उसने यहाँ से निकाली बॉल, वो भी रेड हो गई, ये भी रेड हो गई। तो उसने कहा कि सर पहली रेड निकल गई और दूसरी भी रेड निकल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अगर मैं इसमें क्या कर लूँ सर, लेट कर लूँ कि सर ए जो है मेरे पास वो इसने क्या दिया हुआ है, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। मैंने इसको ए लेट कर लिया, जो ये लिखी हुई है ना स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो इसके अंदर जो लिखी हुई है द सेकंड बॉल इज रेड, मैंने इसको ए मान लिया। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी अगर ऑफ E1 है, अगर मैं इसको E1 मान लेता हूं और इसको E2 मान लेता हूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरे पास क्या होगी सर, या तो अगर मैं इधर से देखूं ध्यान से तो मेरे पास अगर रेड निकलने के चांसेस जो है वो 5/10 है, यानी 1/2 है, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी मेरे पास यही है। ठीक है, और फर्दर उसने ये बोला था कि सर अगर मेरे पास इसमें से रेड बॉल निकलती है, अगर मेरे पास P
ए E1 होता है और P A E2 होता है, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें से अब देखो E1 तो हो चुका है इवेंट, अगर रेड बॉल निकली है तो फिर उसका ये होगा, अगर ब्लैक बॉल निकली है तो उसके बाद ये होगा। तो अब मेरे पास ये वाली कंडीशंस दे दी इसने, समझ रहे हो। अब इसके थ्रू अगर मैं देखूं तो मेरे पास अब कितनी बॉलें हैं, 7 रेड बॉल है टोटल में से 12 में से, और इसमें मेरे पास 5 रेड बॉल है, क्योंकि अभी देखो रेड बॉल की ही बात हुई है, तो मैं रेड बॉल का ही लूंगा, और कितने में से, 12 में से, ठीक है। अब उसने बोला कि सर इसकी ना टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी थी मुझे, ठीक है, पी ए तो बताना है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरे पास क्या था 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 7/12 प्लस ये मेरे पास क्या आएगा 1/2 इंटू 5/12, यानी 1/24 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 7 + 5 बचेगा, जो कि मेरे पास 1/24 इंटू 12 हो जाएगा, तो मेरे पास 1/2 आ गई, ठीक है 1/2। तो यही आपका आंसर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या। देखो मैंने इवेंट 5 इवेंट से आपको समझाया, आपके एग्जाम में ना 2 इवेंट से ही आता है ठीक है, उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत आसान है यार, ये हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गैसेस, ठीक है। तो या तो बच्चे को पता है, देखो इसमें ना 2 मेरे को इवेंट मिल रहे हैं, या तो सर उसको पता है या फिर वो गैस कर रहा है, ठीक है, या फिर वो गैस कर रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। उसने बोला है कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, ठीक है। तो अगर उसको आंसर पता है तो वो 3/4 हो गई, और अगर उसको आंसर नहीं पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाएगी। लेकिन इन्होंने दे भी रखी है 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, ठीक है। assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that answer is correctly। तो यानी सर A जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आंसर करेक्टली, यानी बच्चे ने सही जवाब दिया। अगर उसने सही जवाब दिया है मुझे, तो उसने इसमें लिखा हुआ है कि सर assuming that the student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, यानी उसका आंसर करेक्ट हो गया जब उसने गेस किया, समझ गए, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब अगर मैं इसमें देखो ध्यान से अगर माइंड मैप बनाऊं तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरे को क्या दी हुई है 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरे को क्या दी हुई है 1/4। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैपिंग करूँ इसकी, तो मेरे को पता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरे को क्या दी हुई है E2 मतलब कि सर करेक्ट हो गया और गैस के साथ करेक्ट हुआ, तो ये मेरे को 1/4 दिया हुआ है। और अगर मतलब कि अगर उसको पता है आंसर, अगर वो उसको पता है, ये तो गैस वाला था है ना, अगर उसको आंसर पता है तो उसका आंसर पता होने के क्या चांसेस है। देखो अब अगर उसको आंसर पता है तो वो प्रोबेबिलिटी बनी हो गई ना भाई, करेक्ट होगा आंसर, है ना। ये तो करेक्ट वाली की आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करना है, उसने बोला है कि सर आपको बताना है नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इट करेक्टली। तो यानी वो ये पूछ रहा है कि सर P1 A बता दो इवेंट A के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसमें P1 और इंटू PA E1 कर दो, और अपॉन में मतलब इसमें मेरे को बायस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो इसमें सारी जो बात आ रही है वो क्या आ रही है कि
what is the probability that the student knows the answer given that he answer it correctly। तो इधर ना बायस थ्योरम का आ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा सर, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्रोबेबिलिटी ए इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू पी ए ई टू। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या रख दोगे, इसके वैल्यूज रख दोगे। पी ई वन की वैल्यू आपके पास क्या 3/4 इंटू पी ए ई वन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी ई टू की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू इसकी 1/4 प्लस ये तो 3/4 इंटू 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के क्या था कि इसका ना ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि ये है क्या। ठीक है, जल्दी से नोट करो आप इसे। तो अब ये क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक, एक कार्ड खो गया है 52 पत्तों में से। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 पत्ते हमने निकाले। ठीक है, और वो कह रहा है कि ना सर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास 52 पत्ते थे पहले। ठीक है, तो 52 पत्तों में से आपने क्या करा, थोड़ा समझना इसको। ठीक है, मैंने कोई निकाले पत्ते। ठीक है, अब वो मैंने क्या निकाले कि ना सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको समझना। पहले मैंने E1 को लेट कर लेता हूँ, उसमें इसने लिखा हुआ है तो E1 को मैंने लेट कर लिया कि सर जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या हो गया मेरे पास, डायमंड का है। और E2 मैंने लेट कर लिया कि सर जो लॉस्ट कार्ड है इज नॉट अ डायमंड, मैंने इसको लेट कर लिया। ठीक है, अब जो कार्ड खोया है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन में अगर निकालना चाहूँ तो कार्ड खोया है तो सर 13 पत्ते थे 52 में से, तो यानी सर इसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4 खोने की। ठीक है, और अगर 1/4 में से अगर मैं 1 - 1/4 अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे उसने बोला है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर टू बी फाउंड बोथ डायमंड। अगर यहाँ से मैंने 2 पत्ते निकाले तो मेरे पास 2 पत्ते जो आए वो डायमंड के आ गए सपोज करना, और यहाँ से निकाले, यहाँ से भी 2 पत्ते डायमंड के आ गए मेरे पास। अब वो आए डायमंड के ही हैं, ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या निकालना है कि सर अगर ए जो है, ए मैं मान लूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ सर कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। तो मैंने दोनों कार्ड्स को डायमंड मान लिया अगर मैंने, तो मेरे पास क्या होगा सर, बहुत ध्यान से समझना। तो पी ए E1 मेरे पास क्या आएगा और पी ए E2 मेरे पास क्या आएगा, तो वो मेरे पास आएगा सर कि अगर इसमें से एक पत्ता खो चुका है, मैंने बोला था सर लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो अगर इसमें से एक पत्ता खो चुका है तो सर 12 पत्ते बचेंगे मेरे पास 51 में से इंटू। ठीक है, 2 पत्ते निकले हैं ना, दोनों पत्ते मेरे पास डायमंड के निकले हैं, तो ये होगा, और अब डायमंड का 11 बचेगा और ये होगा 50। कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो पत्ता इसका खोया ही नहीं है, लेकिन एक पत्ता तो खोया हुआ है। अब वो पता नहीं ना कौन सा खोया हुआ है, तो वो 51 हो गया और ये 1250 हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको, ये वाली समझ में आई कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि लास्ट में उसने ये बोला है कि ना द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, मतलब कि जो कार्ड खोया है वो डायमंड का ही खोया है। तो यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ये आपके पास क्या होगी, तो ये हो जाएगी सर पी ए इंटू पी ए इवन अपॉन पी ए इवन प्लस पी ए
इंटू पी ए, ओ सॉरी ये पी ए नहीं है, पी ई वन, ये पी ई वन और ये पी ई टू, पी ए ई टू। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो आप। तो वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पी ई वन की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/4 इंटू पी ए ई वन की वैल्यू आपके पास क्या है 12/51 इंटू 11/50 अपॉन, ये सेम आएगा 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस पी ए हो, पी ए नहीं है यहाँ पे, पी ई टू है। पी ई टू की वैल्यू आपके पास क्या आती 3/4 इंटू 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/50। सॉल्व करके देखना आप, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो, ये HIV वाला क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके अंदर रैंडम वेरिएबल पे चलेंगे हम। और जो है क्या कहते हैं, ये वाले अगर आपको नोट्स चाहिए, जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, इसके अंदर ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि जो कुछ क्वेश्चन मैं इस पर नहीं करा रहा आपको, इसमें सारे क्वेश्चन हैं। आप ना टेलीग्राम पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो उसमें लिखा हुआ है कि सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड इज डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर कोई एक आपके पास अगर HIV पॉजिटिव आता है तो आपके पास क्या है कि सर 90% चांसेस होते हैं कि वो HIV उसको बता दें कि वो पॉजिटिव है, और बोल रहा है कि सर 10% गो अनडिटेक्टेड, यानी 10% HIV नहीं है, ये बोल रहे हैं वो। ठीक है, ट्री मैपिंग करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्री मैपिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है कि सर 99% आर जज्ड HIV। ठीक है, फ्री पीपल, अगर क्या कहते हैं HIV से फ्री हैं, अगर मतलब कि नेगेटिव है तो क्या है कि सर 1% चांसेस है कि वो बता दें कि इसमें भी ना होते हुए भी आपको बोल दिया कि सर HIV है, और 99% है कि वो बोल दें कि सर आपको HIV तो है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर अब आगे बोल रहे हैं फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। कोई एक पॉपुलेशन से अगर ये उठा रहे हैं तो इन्होंने बोला है कि सर 0.1%, अगर आप 0.1% का निकालो 0.1%, तो ये आपके पास 0.001 आएगा। तो यानी अगर मैं इसको E1 मान लूँ, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरे पास क्या आ गई 0.001, और अगर इसको मैं E2 मान लूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगी सर, इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा तो 0.999 आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब उसने लास्ट में क्या बोला है कि सर person is selected at random given by HIV test and the pathologist reports him and her as HIV positive। यानी पॉजिटिव वाली मुझे चाहिए, यानी ये वाली एलिमिनेट हो गई और ये वाली एलिमिनेट हो गई। यानी अगर मैं ए मुझे तो दिया हुआ, इन्होंने बोला कि सर रिपोर्ट्स आर HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव निकलने का मुझे बताना है, तो ये वाली मेरे पास क्या हो जाएगी सर PAE1 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा PAE2 हो जाएगा। ठीक है, तो PAE1 मेरे पास क्या आएगा 0.9, और ये मेरे पास क्या आएगा 0.01। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज। तो एक्चुअली वाला तो ये था, एक्चुअली वाला केस तो ये था, तो यानी वो ये पूछ रहा है कि सर PE1
बाय ए बता दो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले E1 निकालना पड़ेगा इंटू पी ए E1, इस E1 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो E2 भाई तुम समझ रहे हो, इसमें बायस थ्योरम लग गई, प्लस पी E2 पी ए E2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दोगे, तो PE1 की वैल्यू आपके पास क्या है, PE1 की वैल्यू आपके पास है 0.01 इंटू PAE1 की वैल्यू आपको 0.9 है, ये तो एज इट इज आएगा 0.001 इंटू 0.9 प्लस PE2 की वैल्यू है 0.99 इंटू PAE2 0.01, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.083, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप उसको देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब ना रैंडम वेरिएबल थोड़ा देख लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब देखो रैंडम वेरिएबल समझते हैं। अब रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैम्पल स्पेस। तो उसका डोमेन क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है। इसको समझते हैं क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक कोई कॉइन है, वो कॉइन है, उसको मैंने 2 बार उछाला, तो सर उसके सैम्पल स्पेस में या तो हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे को उसने बोल दिया कि सर रैंडम वेरिएबल बोल दिया कि सर नंबर ऑफ हेड्स के बनाओ, तो नंबर ऑफ हेड्स के मैंने जैसे बनाए, तो सर एक्स मतलब मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स या तो सर 2 आएंगे, 2 आ सकते हैं हेड। एक तो ये हो गया मेरे पास 2 हेड आ सकते हैं, या तो सर 1 हेड आएगा या 1 हेड आएगा। तो 1 हेड आने के ये 2 चांसेस हैं और वो 1 हेड है, या फिर 0 हेड आ सकता है। 0 हेड आने के चांसेस क्या है, T, ठीक है। तो ये आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सर, या तो 0 हेड आया होगा, या 1 हेड आया होगा, या फिर 2 हेड आया होगा। तो 0 हेड आने के चांसेस क्या है सर, इन चारों में से 1 है, यानी 1/4, ठीक है। 1 हेड आने के चांसेस क्या है सर, 1 हेड आने के चांसेस 2 है, 2 कितने में से, 4 में से, यानी 2/4। और 2 हेड आने के चांसेस क्या है, 2 हेड आने के चांसेस सिर्फ 1 है, तो 1/4। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इसमें दिख रहा है, सैंपल स्पेस में नहीं दिख रहा। तो इसको मैंने ऐसे करके निकाल दिया आपके सामने, ये निकाला हुआ है, इसके अंदर मैंने पुट करा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड मीन निकालना होता है। एक्सपेक्टेड मीन का मतलब क्या होता है, मीन होता है एक तरीके से, तो इसमें जो xi है, xi मतलब कि सर ये x1 x0 है, ये x1 है, ये मेरे पास x2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई इनकी प्रोबेबिलिटीज है, यानी 0 × 1/4, 1 × 2/4, 2 × 1/4, 0 × दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और इन सबको ऐड कर दो तो आपका आंसर 1 आ जाता है। तो ये ऑल ओवर जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट है, ये रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया तो फिर ये कॉन्सेप्ट वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है आपकी बुक का। इस क्वेश्चन से ही मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, आप ना फिर ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, ठीक है। अगर उसने 3 बार कॉइन टॉस करा है तो इसका सैम्पल स्पेस आपके पास बन सकता है सर हेड हेड हेड, ठीक है, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, ठीक है, और टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, और टेल टेल टेल, ये बनेंगे आपके, ठीक है। अब उसके बाद इसने बोला है आगे, फॉर ईच हेड ही हैज़ गिवन ₹2, ठीक है। अगर कोई मतलब इसमें देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव ₹1.5, मतलब ₹1.5 उसको देना पड़ता है,
to the organizer. Let X denote the amount gained by the loss और loss by the person. ठीक है, तो X मेरे को क्या दिया हुआ है, तो X दिया हुआ है नंबर whose values are defined. ठीक है, ये इसमें लिख दो आप। तो अब हेड आने के चांसेस होंगे एक तो, ठीक है, और एक क्या होगा सर, हेड आने के इसके पास चांसेस कितने हैं, देखो नंबर ऑफ हेड्स, तो इसमें इसने नंबर ऑफ हेड्स या तो सर तीनों में इसके पास क्या आया होगा, तीनों में हेड आ गया होगा, तो इसके पास चांसेस क्या होंगे सर, 2 इंटू 2 यानी ₹6 प्रॉफिट में है ये, समझ गए। अब अगर 2 हेड आए हो तो 2 हेड आने के आपके पास क्या होंगे, 2 हेड में आपके पास 1 2 और 3, ठीक है, तो आपके पास ये आएंगे 2 हेड आने में चांसेस, दो हेड और एक टेल, 2 हेड और 1 टेल, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ना मेरे पास रिपीट हो गया है मेरे ख्याल, है ना, तो एक बार ही चेक कर लेते हैं, THHHTT, यहाँ पे HTT आएगा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होगा। तो 2 हेड आएंगे मेरे पास, तो 2 हेड आने के क्या हो जाएंगे सर, HTH और एक हो जाएगा HHT और एक THH, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपके पास सर, 2 बार हेड आया है, इन सब में 2 बार हेड आया है, तो आपका 2 बार हेड आया तो सर 2 से आप जीत गए, और माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, ₹1.5। तो आपके पास इसमें प्रॉफिट मेरे पास क्या आएगा, अभी भी हम ₹2.5 प्रॉफिट में हैं। अब अगला सर, अब क्या हो कि सिर्फ एक बार हेड आए, तो एक बार हेड आने के चांसेस क्या होंगे आपके पास इसमें सर, एक तो ये होगा TTH, एक होगा THT और एक होगा HTT, ठीक है। तो अब एक बार हेड आया तो 2 माइनस 2 बार टेल आया है, यानी 1.5 इंटू 2, यानी अब आपके पास ये कितना आ जाएगा, -1 ठीक है। अब क्या हो कि सर एक बार भी हेड हो ही ना, तो एक बार भी ना हेड होने के सिर्फ एक ही चांस होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4.50, ठीक है। अब इसमें ना इन्होंने यही पूछा था, अगर इसके अंदर अब आपसे पूछता कि सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बता सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा कि सर जब हमारे पास x जो था वो 0, x जो था 1, x जो था 2 और x जो था 3, मतलब तीनों के तीनों हेड थे। जब तीनों के तीनों हेड थे मेरे पास, तो उसका तो सर x जो आया है वो 6 आया है, ठीक है, और 2 में ₹2.5, और इसमें आपके पास क्या है, माइनस का 1 और 0 पे माइनस का 4.50। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर 0 आने के चांसेस 0, अब 0 में सिर्फ 1 है, तो 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1/8 हो गया, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो सर, 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन 1/2 ऐसे करके, ठीक है, 1/8 हो गया। और इसमें क्या आएगा सर, 1, तो 1 2 3 3/8, और ये कितना है, 1 2 3, ये भी 3/8, और ये कितना है 1, ये 1/8। अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करके देखोगे तो ये 1 के इक्वली आनी चाहिए, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना मतलब समझ में आई हो, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसका ना आपको एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जाके मेरा चेक कर सकते हैं, इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अभी तो 9 ही हैं उसके अंदर, लेकिन आपके सपोर्ट से हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।